आज का उद्देश्य है कक्षा 6 विज्ञान के अध्याय 12 जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ, उसके संपूर्ण रिवीजन नोट्स का पृष्ठ दर पृष्ठ विश्लेषण करना। और इस विश्लेषण का एक बहुत ही स्पष्ट नियम भी है। जी, नियम यह है कि इस चर्चा में हम इन नोट्स की हर एक लाइन को पहले बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसा वो स्रोत में लिखा है, एकदम शब्दशः। और फिर उसके तुरंत बाद हम उसे रोजमर्रा की आसान भाषा में समझेंगे ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए। ये बहुत अच्छा तरीका है। एक शांत और ज्ञानी शिक्षक की तरह हम इन चीजों को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले चित्र में बड़े अक्षरों में शीर्षक लिखा है विद्युत तथा परिपथ, कक्षा 6 विज्ञान, अध्याय 12, संपूर्ण अध्याय के महत्वपूर्ण नोट्स। जी, यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बहुत ही सुंदर दृश्य जिसमें एक चमकता हुआ शीशे का बल्ब है, कुछ घुमावदार रंग बिरंगे तार हैं और एक लाल रंग की बैटरी रखी हुई है जिससे ऊर्जा का प्रवाह होते हुए दर्शाया गया है। ये चित्र मतलब ये वास्तव में पूरे अध्याय का एक बेहतरीन सारांश है। कैसे? क्योंकि ये हमें बताता है कि हम किन 3 मुख्य चीजों के इर्द गिर्द बात करने वाले हैं। ऊर्जा पैदा करने वाला स्रोत यानी वो बैटरी, उस ऊर्जा को मंजिल तक ले जाने वाला रास्ता यानी वो घुमावदार तार, और अंत में उस ऊर्जा का उपयोग करने वाला उपकरण यानी कि बल्ब। मतलब पूरी बिजली की दुनिया इन्हीं 3 स्तंभों पर टिकी है। एकदम सही। तो ऊर्जा के उपयोग की बात करें तो स्रोत का दूसरा पृष्ठ इसी विषय पर है। इसका शीर्षक है विद्युत का उपयोग। मैं लाइनें पढ़ता हूं। हम बिजली का उपयोग कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। कुएं से पानी निकालने के लिए पंप, जमीन से छत की टंकी तक पानी पहुंचाने के लिए, सूरज छिपने के बाद रोशनी के लिए। हाँ। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पानी का पंप जो नीचे जल स्रोत से पानी खींचकर आगे भेज रहा है, और उसके ठीक बगल में एक स्ट्रीट लाइट का खंबा है जिससे तेज रोशनी निकल रही है। ये चित्र बहुत कुछ समझा देता है। और इसके नीचे एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है। लिखा है महत्वपूर्ण तथ्य, विद्युत घर, हमें बिजली विद्युत घर से प्राप्त होती है। तो आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अक्सर जब हम बिजली शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत एक जलता हुआ बल्ब आता है। हाँ, रोशनी का ही ख्याल आता है सबसे पहले। लेकिन यहाँ यांत्रिक काम यानी मशीनों को चलाने वाली ताकत पर जोर दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पानी को जमीन से खींचकर छत तक पहुंचाना इंसान के लिए बहुत मेहनत का काम है, जिससे बिजली पलों में कर देती है। बिल्कुल। और जो महत्वपूर्ण तथ्य हमने पढ़ा विद्युत घर के बारे में, वो इस बात का जवाब है कि पूरे शहर को एक साथ इतनी विशाल ऊर्जा कहाँ से मिलती है। एक मुख्य केंद्र से। जी, यह एक विशाल हृदय की तरह है जो पूरे शहर की नसों में यानी तारों में ऊर्जा पंप करता है। क्या बात है, बहुत ही सटीक तुलना है। विशाल विद्युत घर के बाद स्रोत अब हमें एक बहुत ही छोटी चीज की ओर ले जाता है। तीसरे पृष्ठ का शीर्षक है विद्युत सेल यानी जिसे हम आम भाषा में बैटरी कहते हैं। जी, परिभाषा में लिखा है विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह बिजली का एक स्रोत है। इसके ठीक नीचे लिखा है सभी विद्युत सेलों में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बेलनाकार विद्युत सेल। इस सेल के ऊपरी हिस्से पर एक धातु की टोपी बनी है जिसके बगल में लिखा है धनात्मक टर्मिनल मेटल कैप, और निचले हिस्से पर एक चपटी सतह है जिसके बगल में लिखा है ऋणात्मक टर्मिनल मेटल डिस्क। इसी सरल भाषा में इस तरह समझना चाहिए कि बैटरी के अंदर जो रसायन है, जो केमिकल्स हैं, वे एक जादुई कारखाने की तरह काम करते हैं। एक छोटा सा कारखाना? हाँ, जब ये रसायन आपस में क्रिया करते हैं तो वे बिजली बनाते हैं। और रही बात टर्मिनलों की, तो कोई भी कारखाना बिना दरवाजों के काम नहीं कर सकता। ऊर्जा को बाहर आने और जाने के लिए रास्ते चाहिए। बिल्कुल। धातु की टोपी और धातु की डिस्क इस कारखाने के 2 विशेष दरवाजे हैं जहां से ऊर्जा का लेन देन होता है। और जहां ऊर्जा है वहां सावधानी भी जरूरी है। इसी कारखाने को समझने के बाद स्रोत में आगे एक गंभीर विषय पर ध्यान खींचा गया है। पृष्ठ 4 पर लाल रंग से एक बड़ी चेतावनी दी गई है। चेतावनी सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत अहम हिस्सा है। मैं पढ़ता हूँ, कभी भी बिजली के सॉकेट या तारों को सीधा न छुएं, यह जानलेवा हो सकता है। पोर्टेबल जनरेटर की बिजली भी खतरनाक होती है। प्रयोगों के लिए केवल साधारण सेल का ही उपयोग करें। जी,
यहाँ चित्र में दिखाया गया है खतरे को दर्शाने वाला एक बड़ा सा लाल निशान, जिसमें एक खोपड़ी और उसके नीचे क्रॉस की हुई 2 हड्डियां बनी हैं। इस चेतावनी को बहुत ही गंभीरता से समझना चाहिए। अभी हमने विशाल विद्युत घर और एक छोटे विद्युत सेल दोनों के बारे में पढ़ा। हाँ, दोनों ही बिजली देते हैं, लेकिन दोनों की ताकत में जमीन आसमान का अंतर है। जो बिजली हमें सीधे सॉकेट से मिलती है वो इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर वो मानव शरीर से गुजर जाए तो वो जानलेवा साबित हो सकती है। और ऐसा क्यों होता है, ये आगे चलक वाले हिस्से में और स्पष्ट होगा। जी, इसके विपरीत छोटे साधारण सेल की ताकत बहुत ही कम होती है, जिसे हम सुरक्षित रूप से हाथों में पकड़ सकते हैं और विज्ञान के प्रयोग कर सकते हैं। समझ गया। सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण नियम के बाद हम पृष्ठ 5 पर आते हैं। शीर्षक है विद्युत बल्ब, जिसने हमारी दुनिया को रोशन किया है। बिल्कुल। इसमें लिखा है तंतु, बल्ब के अंदर का वो पतला तार जो जलता है। टर्मिनल, बल्ब में भी 2 टर्मिनल होते हैं, पहला धातु का ढांचा, दूसरा धातु की नोक। और एक नोट भी है। हाँ, नीचे नीले बॉक्स में लिखा है नोट। ये दोनों टर्मिनल इस तरह लगाए जाते हैं कि वे एक दूसरे को ना छुएं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक चमकता हुआ शीशे का बल्ब, जिसके एकदम बीचों बीच एक बहुत ही बारीक तंतु चमक रहा है। तो यहाँ जो तंतु है, यानी वो पतला तार, उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। यही वो हिस्सा है जो वास्तव में प्रकाश देता है। बिल्कुल। और दोनों टर्मिनलों का अलग रहना एक बहुत ही सोची समझी डिजाइन है। अगर दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ गए तो बिजली सबसे आसान रास्ता चुनेगी और फिलामेंट तक जाएगी ही नहीं। मतलब हमें बिजली को उस पतले तार से गुजरने के लिए मजबूर करना पड़ता है। हाँ, दोनों टर्मिनलों को अलग रखना परिपथ को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण नींव है। परिपथ की बात पर ही पृष्ठ 6 का शीर्षक है सेल और तारों को जोड़ना। ये एक प्रैक्टिकल कदम है। इसमें लिखा है, पहला, बिजली के तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक हटाकर धातु को बाहर निकालें। दूसरा, एक तार को सेल के धनात्मक और दूसरे को ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ें। और चेतावनी क्या है? लाल रंग के बॉक्स में चेतावनी है, तारों को बिना बल्ब या स्विच के कभी भी सेल के दोनों टर्मिनलों से न जुड़ें। ऐसा करने से सेल के रसायन बहुत तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल काम करना बंद कर देगा। यहां चित्र में दिखाया गया है एक लाल रंग का सेल, जिसके धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल से 2 अलग अलग तार जोड़े गए हैं। देखिए, तारों के अंदर की जो धातु है वो ही बिजली का असली रास्ता है। प्लास्टिक सिर्फ एक सुरक्षा परत है, इसलिए धातु निकालना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन जो चेतावनी है कि बिना किसी रुकावट के, जैसे बल्ब लगाए बिना सीधे तार जोड़ने से क्या होगा? वो शॉर्ट सर्किट जैसा कुछ। एकदम सही। ऊर्जा बिना कोई काम किए शॉर्ट सर्किट की तरह बर्बाद होती है और सेल तुरंत अपनी सारी ताकत खो देता है, यानी डेड हो जाता है। तो ऊर्जा को सही रास्ते पर चलाने के लिए परिपथ की जरूरत होती है। पृष्ठ 7 का शीर्षक है विद्युत परिपथ। जी। परिभाषा लिखी है, विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के प्रवाह का पूरा रास्ता है। और नीचे लिखा है, बल्ब केवल तभी जलता है जब परिपथ पूरा हो। रास्ता पूरा होना अनिवार्य है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बैटरी, तार और एक जलता हुआ बल्ब, जिन्हें तीरों के साथ एक बंद बॉक्स जैसे आकार में दिखाया गया है। और अगले चित्र में दिशा भी बताई गई होगी। हाँ, चित्र 8 का शीर्षक है विद्युत धारा की दिशा। इसमें लिखा है, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। क्रम दिया है, सेल, धनात्मक से तार, फिर बल्ब, फिर तार और वापस सेल ऋणात्मक। यहां चित्र में दिखाया गया है, जो इस चक्र को तीरों की मदद से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है। इन दोनों चित्रों को समझने के लिए परिपथ की तुलना एक गोल रेस ट्रैक से करनी चाहिए। रेस ट्रैक? हाँ, अगर ट्रैक कहीं से भी टूट जाए तो रेस वहीं रुक जाती है। धारा हमेशा प्लस से निकलकर अपना काम करते हुए, यानी बल्ब को जलाते हुए, वापस माइनस में आती है। ये एक निरंतर चलने वाला चक्र है। और अगर ये ट्रैक टूट जाए तो क्या होगा? पृष्ठ 9 इसी बारे में है। शीर्षक है फ्यूज बल्ब। सवाल है, सेल से जुड़े होने पर भी बल्ब क्यों नहीं जलता? जवाब लिखा है, शायद बल्ब फ्यूज हो गया है। कारण भी स्पष्ट किया गया होगा। जी, कारण है बल्ब का तंतु टूट जाना। और परिणाम लिखा है, तंतु टूटने से विद्युत धारा का रास्ता टूट जाता है, इसलिए बल्ब नहीं जलता। यहां चित्र में दिखाया गया है एक बल्ब, जिसके अंदर का तंतु बीच में से टूटा हुआ है और बल्ब बुझा हुआ है। यादें हमने तंतु को एक पुल माना था। हाँ, वही पतला तार जो रोशनी देता है। बिल्कुल। पुल टूटने का सीधा मतलब है परिपथ का टूटना। रास्ता खंडित हो गया है।
बिजली उस पार नहीं जा सकती और इसे ही हम कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया। तो फ्यूज होना तो एक तरह की दुर्घटना है, लेकिन पृष्ठ 10 में कुछ ऐसा है जहां हम जानबूझकर रास्ते को तोड़ते हैं। शीर्षक है विद्युत स्विच। स्विच, हाँ। परिभाषा है, स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। आवश्यक सामग्री दी गई है, 2 ड्राइंग पिन, 1 सुरक्षा पिन, 2 तार और थर्मोकोल। यहां चित्र 10 में दिखाया गया है जो स्विच का एक मॉडल है, जहां सेफ्टी पिन को एक पुल की तरह इस्तेमाल किया गया है। ये स्विच हमारे हाथों में बिजली का नियंत्रण देता है। और ये नियंत्रण कैसे काम करता है, ये पृष्ठ 11 के 2 चित्रों में दिखाया गया है। शीर्षक है स्विच ऑफ और ऑन। दोनों स्थितियां दी गई हैं। हाँ, लिखा है ऑफ, सुरक्षा पिन दूसरे पिन से नहीं जुड़ा है, परिपथ टूटा हुआ है, बल्ब नहीं जलता। और ऑन के लिए लिखा है ऑन, सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों को छू रहा है, परिपथ पूरा है, बल्ब जलता है। यहां चित्र 11 में लिखाया गया है जिसमें सेफ्टी पिन के हटने पर बल्ब बुझा है और जुड़ने पर बल्ब जल रहा है। ये बहुत ही सरल विज्ञान है। ये स्विच जानबूझकर बनाया गया एक ऐसा पुल है जिसे हम अपनी मर्जी से उठा सकते हैं यानी ऑफ कर सकते हैं, या गिरा सकते हैं यानी ऑन कर सकते हैं। तो अब तक हमने रास्ता बनाना और उसे नियंत्रित करना सीख लिया। अब सवाल यह है कि यह रास्ता किन चीजों से बन सकता है। पृष्ठ 12 का शीर्षक है विद्युत चालक। जी। परिभाषा लिखी है, वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। उदाहरण है धातुएं जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, चाबी, सिक्का, सेफ्टी पिन। और एक लाल रंग की चेतावनी भी है। हाँ, चेतावनी। हमारा शरीर भी विद्युत का चालक है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है जहाँ एक धातु की चाबी के माध्यम से परिपथ पूरा हो रहा है और बल्ब जल रहा है। तो ये जो चालक हैं, ये बिजली के लिए एक हाईवे की तरह काम करते हैं। ये धारा को बहने देते हैं। और शरीर का चालक होना यह स्पष्ट करता है कि शुरुआत में दी गई चेतावनी इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी। क्योंकि बिजली हमारे शरीर से भी गुजर सकती है। बिल्कुल, जो कि बहुत खतरनाक है। और इसके ठीक विपरीत है पृष्ठ 13। शीर्षक है विद्युत रोधक, जो रास्ते को रोकते हैं। हाँ, परिभाषा है जो प्रवाहित नहीं होने देते। उदाहरण है रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, हवा। यहां चित्र में दिखाया गया है जहां हवा या लकड़ी की वजह से परिपथ टूटा हुआ है और बल्ब नहीं जल रहा है। तो अगर चालक हाईवे है तो रोधक मजबूत दीवारों की तरह काम करते हैं। और कौन सी चीज हाईवे है और कौन सी दीवार, ये जानने के लिए पृष्ठ 14 में एक प्रयोग है। शीर्षक है चालक परीक्षित्र, टेस्टर। ये मैं परिणाम पढ़ता हूं। चाबी से बल्ब जला, निष्कर्ष चालक। रबड़ से नहीं जला, निष्कर्ष रोधक। प्लास्टिक स्केल से नहीं जला, रोधक। कांच की चूड़ी से नहीं जला, रोधक। यहां चित्र में दिखाया गया है जिसमें एक पेचकस की मदद से टेस्टर बनाया गया है। ये प्रयोग यह साबित करता है कि हर वस्तु बिजली को पास नहीं होने देती और जो हवा का रोधक होना है वह बहुत जरूरी है। वरना क्या होता? वरना सॉकेट से बिजली हवा में उड़कर हमें लग जाती। हवा एक प्राकृतिक रोधक है जो हमें सुरक्षित रखती है। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। और इसी सुरक्षा का वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है, ये पृष्ठ 15 में है। शीर्षक है सुरक्षा और विद्युत। रियल वर्ल्ड फैक्ट्स लिखे हैं। पहला, बिजली के तार, अंदर तांबा यानी चालक और ऊपर प्लास्टिक यानी रोधक। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन के औजार, पेचकस और प्लायर्स के हत्थे प्लास्टिक या रबड़ के होते हैं। तीसरा, दस्ताने, रबड़ के दस्ताने पहनना। यहाँ चित्र में दिखाया गया है जिसमें तार की परतें और इलेक्ट्रीशियन के उपकरण दिखाए गए हैं। इसे एक बेहतरीन डिजाइन कह सकते हैं। इंसान ने चालक यानी तांबे का उपयोग बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया। और रोधक का उपयोग, रोधक जैसे प्लास्टिक या रबड़, उसका उपयोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए किया। दोनों का एक साथ बेहतरीन उपयोग। ये सचमुच कमाल का संतुलन है। अब हम अपनी इस चर्चा के अंतिम पृष्ठ पर आ गए हैं। चित्र 16, सारांश। पूरे अध्याय का निचोड़। जी, मैं सारे बिंदु तेजी से पढ़ देता हूं। विद्युत सेल, फिलामेंट, स्विच, चालक और रोधक यहां चित्र में दिखाया गया है, जो एक बहुत ही सुंदर माइंड मैप है और जिसके नीचे एक छोटा सा संदेश लिखा है, ऑल द बेस्ट फॉर योर